ओके, सो कल हमने जो इक्वेशन पे बात की थी वो थी इट वाज अल्फ़ा के इज़ इक्वल टू के प्राइम। सो के प्राइम आपको ये बताता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है। आई मीन वो कॉम्प्लेक्स बनेगा भी सही या नहीं बनेगा। उसकी जो बेसिक आप कह सकते हैं इक्वेशन जो हमने देखी थी कि अल्फ़ा के या और के प्राइम इज़ एक्चुअली इक्वल टू एम वाई n-4 राइट डिवाइडेड बाय एम एन पॉजिटिव की कंसनट्रेशन इनटू वाई -4 की कंसनट्रेशन। सो कीप इन माइंड ये जो है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात कर रहा है। जो ऊपर वाला पार्ट है इसका रेशो का राइट अपर पार्ट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड लोअर पार्ट इज़ अनरिएक्टेड राइट पार्ट है या अनरिएक्टेड प्रिकर्सर्स हैं। प्रिकर्सर्स यू ऑल नो दैट व्हाट आर प्रिकर्सर्स, जो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं किसी भी रिएक्शन के। ठीक है, सो इट मीन्स इसकी जो रेशो है वो हमें ये बताएगी कि इस के की वैल्यू हमें ये बताएगी कि आपका ये जो रिएक्शन है वो होगा भी सही, कॉम्प्लेक्स बनेगा भी सही या नहीं बनेगा। राइट, इफ़ वैल्यू ऑफ के इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10⁻⁶, तो इट रिप्रेजेंट्स कि आपका जो भी कॉम्प्लेक्स है दैट कॉम्प्लेक्स कैन बी फॉर्म्ड राइट, वो कॉम्प्लेक्स बनेगा। अदरवाइज अगर ये लेस हुई 10.10⁻⁶ से तो फिर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। Why it is 10⁻⁶? बिकॉज इट्स अ थ्रेश होल्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10⁻⁵ है या उससे लोअर है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है क्योंकि इट्स इक्विलिब्रियम प्रोसेस। आपने ली चैप्टर प्रिंसिपल पढ़ा है या वो पढ़े हुए हैं तो आपने देखें n+2 फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने शुरू में बात की थी H4y Y इज़ एन EDTA का मेजर रोल है और H4 जो है उसके ऊपर 4 प्रोटॉन लगे हुए हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यू गेट My राइट, ये कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है और उसके ऊपर -2 चार्ज होता है, 4H बनता है। दिस प्रोसेस इज़ एक्चुअली व्हाट रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर K की वैल्यू यानी ये जो बन रहे हैं इनके इस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान बेसिकली ये इक्वेशन क्या है, इट्स अ रेशो राइट। अगर ये रेशो ज़्यादा होगी यानी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट आपकी बनेगी यानी रिप्रेजेंट्स के रिएक्शन हो रहा है, स्टेबिलिटी हो रही है। दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा अहम होती हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, दो तरह के ना अल्लाह ताला ने निज़ाम रखे हुए हैं। एक को हम कहते हैं कोई भी रिएक्शन है, एक को हम कहते हैं काइनेटिक कंट्रोल्ड रिएक्शंस और एक होते हैं थर्मोडाइनेमिक कंट्रोल्ड रिएक्शंस। So there are two type of controlled reactions, thermodynamic and kinetic. Kinetics आपको बताती है कि how the reaction can be fast, and thermodynamics बताती है कि how the thing formed thing is stable or not. ठीक है, अगर कोई रिएक्शन है वो बहुत फास्ट हो रहा है लेकिन जो प्रोडक्ट बन रही है वो स्टेबल नहीं, वो डिकम्पोज होकर किसी और पार्ट में कन्वर्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन थर्मोकाइनेटिकली कंट्रोल्ड तो है बट थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड नहीं है, यानी स्टेबल नहीं है। सो इसकी स्टेबिलिटी बेसिकली किस पर डिपेंड करेगी कि ये जो बन रहा है क्या ये कितना स्टेबल है। सो इफ़ इट इज़ मोर स्टेबल तो रिएक्शन जो है वो प्रोसीड भी होगा और वो प्रोडक्ट आपकी जो है वो स्टेबल बनेगी। और स्टेबिलिटी किस पर हम कंट्रोल कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं के प्राइम के ऊपर। के प्राइम की वैल्यू अगर 10⁻⁶ है या उससे ऊपर है तो हम कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सेशन हो रही है, अदरवाइज कॉम्प्लेक्सेशन नहीं हो रही, वो बैकवर्ड आता। ये क्राइटेरिया सॉर्ट ऑफ क्राइटेरिया हमने डेवलप कर लिया कि इतना होना चाहिए थ्रेशोल्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेशन। n-4 क्यों लिखा हुआ है? +4 Where is n-4? my n-4 बिकॉज इट इज़ जस्ट ये जो हमने n-4 प्लस माइनस लिखे हैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी के लिए हमने लिखा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लुक, अगर हम मेटल लेते हैं +2 स्टेट वाली और उसके साथ जो रिएक्ट कर रहा है EDTA वो -4 की फॉर्म में, यानी 4 के 4 H उसने लूज़ कर दिए हैं। अगर वो 4 H लूज़ करता है तो 4 H उसने लूज़ किए तो 4 नेगेटिव आ गया। तो जब इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उस कॉम्प्लेक्स पर जो चार्ज होगा वो -2 होगा। अगर कोई एक ऐसी मेटल है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और Y -4 के साथ यानी EDTA के साथ कॉम्प्लेक्सेशन आ रही है तो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो My होगा। सो दिस यूनिट दिस पार्ट इज एक्चुअली टू
स्टेबलाइज दी ऑक्सीडेशन स्टेट की प्लस माइनस को आप रिप्रेजेंट करें, क्योंकि जनरलाइज्ड फॉर्म लिख रहे हैं. एन इज एनी काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन ए मेटल. ठीक है, इसलिए हम ये सब कुछ लिखते हैं. यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कि हम जब टाइट्रेशन करते हैं तो हम EDTA का कौन सा सॉल्ट लेते हैं. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. अब इशू ये है कि जब हम EDTA लेते हैं, ठीक है, तो EDTA इज़ यू नो दैट इट्स अ टेट्राप्रोटिक, ठीक है, एसिड. इट्स अ टेट्राप्रोटिक एसिड, यानी इसमें 4 प्रोटॉन हैं जो लूज़ हो सकते हैं और उसकी वजह से ये क्या है, एसिडिक है. सही है. अब अगर हम इसको डायरेक्टली किसी भी उसमें लेकर जाएं, आपके क्या कहना चाहिए, टाइट्रेशन में, तो सबसे बड़ा इशू इसका ये होता है कि इट्स सॉल्युबिलिटी. सबसे बड़ा इशू इसका क्या है, सॉल्युबिलिटी इज स्लाइटली लो. राइट, इसकी सॉल्युबिलिटी लो है. राइट, इसलिए इसको आप टाइट्रेशन में यूज़ करने जाएंगे तो प्रॉब्लम होंगे. राइट, टू ओवरकम दिस इशू हम इसको कन्वर्ट करते हैं डाई सोडियम सॉल्ट में. अक्सर जगह पे लिखा होता है डाई सोडियम साल्ट और जहाँ पे ही लिखा होता है EDTA. अगर एक वीडियोस में देखी थी वहाँ पे उसने डाई सोडियम साल्ट के साथ EDTA भी लिखा हुआ था कि दोनों वो यूज़ कर रही थी. हाँ, दे हैव ऑप्शंस. ठीक है, ये आपने ना उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो लो है, तो वो क्या करते हैं, मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं. राइट, और फिर आगे डिपेंड ये भी करता है कि अगर आप कौन सा मेटल आयन ले रहे हैं और वो मेटल आयन कैसा बिहेव करेगा विद द सोडियम सॉल्ट एंड विदाउट सोडियम सॉल्ट. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू विद दैट. ठीक है, तो ओवरऑल जो है ये सोडियम सॉल्ट लेते हैं. उसकी वजह क्या है, डाई सोडियम सॉल्ट लेते हैं. डाई सोडियम सॉल्ट का मतलब ये है कि 4 प्रोटॉन में से 2 प्रोटॉन हटा के वहाँ सोडियम लग गई है. राइट, और 2 अभी भी प्रोटॉन उसके पास हैं. सो जनरलाइज फार्मूला क्या होगा, Na2H2Y. ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी भी अहम है और हाइड्रोलिसिस भी कंट्रोल्ड है. क्वेश्चन अराइजेस कि हम डाई सोडियम की जगह हम टेट्रा सोडियम क्यों नहीं ले रहे, सारे के सारे ले लें, सारे प्रोटॉन हटा दें हम. अगर हम टेट्रा सोडियम लें तो उसका इशू ये है टेट्रा सोडियम सॉल्ट का, सॉल्ट ऑफ EDTA, कि ये एक्चुअली ओवर हाइड्रोलिसिस करती है. इट इज़ अ ओवर हाइड्रोलिसिस में लेके जाता है. ओवर हाइड्रोलिसिस का मतलब ये है कि उसने जो हाइड्रोलिसिस है सारे प्रोटॉन हटा दिए, pH इज़ नाउ अ बिग मैस. ठीक है, तो हम इसको ना हमेशा क्या करते हैं, डाई सोडियम सॉल्ट लेते हैं. हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी एसिडिटी प्रॉपर्टी भी कम हो जाती है. तो डेफिनेटली वो जब आप जितने प्रोटॉन को आप चेंज करते जाएंगे एसिडिटी उतनी डिफरेंट होगी. ठीक है, बात समझ आ गई है इतनी. सो यानी कि हम ऐसा करते हैं कि अगर हमारे पास ये मेटल है M4, तो हम ऐसा करते हैं कि 2H हटाते हैं और 2 की जगह सोडियम लगा देते हैं. पानी में जब उसको डिज़ोल्व करते हैं तो H आइंस अलग हो जाते हैं और ये आइन एज इट सेल्फ अलग हो जाते हैं. नाउ इट स्टार्ट रिएक्टिंग विद इट, और एट द एंड क्या होता है, My जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स बना यहाँ पर -2 और 2H उसने रिलीज़ कर दिया वाटर के अंदर. ठीक है, और एट द एंड यू आर गोइंग टू गेट समथिंग जो आपके पास आना शुरू हो जाएगा. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. अच्छा जी, हाँ, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन. MK इज़ व्हाट? अच्छा देखें जी, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे है. इस दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स कि आपका जो रिएक्शन है ये, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो आपका जो रिएक्शन है वो pH कंट्रोल्ड कौन कर रहा होगा, उस रिएक्शन के pH कंट्रोल कर रहे होंगे ये H आइंस, जो फॉर्म्ड H आइंस. नाउ इट्स pH डिपेंडेंट फिनोमेना एंड लीच-एटले प्रिंसिपल अप्लाई होना. अगर आप इसमें एसिड डाल देते हैं, एसिडिक pH में रखते हैं इसको. एसिडिक pH का मतलब है H आइंस आप इंक्रीज़ कर रहे हैं. जब आप H आइंस इंक्रीज़ कर रहे हैं तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज़ हायर देन reactant concentration and reaction will be shifted backward. ठीक है, कॉम्प्लेक्सेशन रिवर्स होना शुरू हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी,
पीछे चला जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिक्रीज कर जाएगी। इफ़ यू इंक्रीज द पीएच, बेस डाल देते हैं, इफ़ यू इंक्रीज पीएच, इफ़ यू इंक्रीज पीएच व्हाट हैपेंस, एच आयंस कंज्यूम होना शुरू हो जाएंगे, ये एच बेस अपने साथ ले जाएगी, सो एच आयन कंसनट्रेशन प्रोडक्ट में क्या कर जाएगी, ड्रॉप, और आपका जो प्रोडक्ट कंसनट्रेशन है ली चैटलिप प्रिंसिपल के थ्रू वो ड्रॉप करेगी एंड रिएक्शन विल बी शिफ्टेड फॉरवर्ड, ज़्यादा बनेंगे कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो इट मीन्स दिस रिएक्शन और स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन दैट टाइप ऑफ टाइट्रेशन इज पीएच डिपेंडेंट। सर के प्राइम की वैल्यू भी इस पे डिपेंड करती है। हाँ, वो ये यकीनन वो हमें ये बता रही है, ये एंड बता रही है कितना बन रहा है, सही है, समझ आई है बात। सो डिफरेंट जब मेटल आयंस लेंगे तो आपको पीएच भी डिफरेंट का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव पीएच 1 to 3, आपके पास जितने ज़िरकोनियम +4 है, बिस्मथ +3 है, आयरन +3 है, ये इस स्टेट पर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इट मीन्स हर मेटल डिफरेंट पीएच पर कॉम्प्लेक्सेशन करेगी। ये एक और फैक्टर है जिसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इस वक्त अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। Similarly, if you have 4 to 6 and then 8 to 10, so there are different options जैसे lead +2, copper +2 etc. ये 4 to 6 में कॉम्प्लेक्सेशन करते हैं। कैल्शियम +2 एंड मैग्नीशियम +2 जो है वो 8 to 10 में कॉम्प्लेक्सेशन करते हैं, साइनाइड किससे करता है? ठीक है। साइनाइड, Yes, साइनाइड, sir. कैडमियम। कैडमियम, देयर इज़ अ चार्ट विद इट, ठीक है। कैडमियम आप अगर देखें तो ये इस पे कर रहा है 4 to 6 पे, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, यू कैन गेट फ्रॉम लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब आप वेबसाइट पर जाएं, किसी पर भी जाएं, आप गूगल करें, आपको मिल जाएगा डाटा कि कौन सा मेटल किस पर इफ़ेक्टिव या इस थ्रेशोल्ड को 10⁻6 को क्रॉस करता है, ठीक है। के प्राइम की वैल्यू जिसकी 10⁻6 या उससे ऊपर है वो किस पीएच पर आ रही है, और जिस पीएच पर वो आ रही है उस पीएच पर हम उसको क्या करते हैं, वो मेटल कॉम्प्लेक्सेशन करती है और टाइट्रेशन आप कर सकते हैं। ये सारे सूटेबल हैं हाँ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। हाँ ये जो सारे आपने लिखे हैं सारे सूटेबल है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। हाँ, कोई भी मेटल सूटेबल है कॉम्प्लेक्स बनाने के। ऑल इज दैट कि आपको जो कीलेट है वो किस पीएच पर स्टेबल हो रहा है। स्टेबिलिटी इज़ अ मैटर, जो कीलेटिंग इफेक्ट है वो जो किस पीएच पर डेवलप हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। पीएच को के प्राइम का क्या रिलेशन होगा? पीएच और के प्राइम का रिलेशनशिप यहाँ डायरेक्टली हम नहीं देख सकते उस तरह से। डेफिनेटली ये दे बोथ आर डिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल अगर ये जो और ये मेटल टू मेटल वेरी कर रहा होगा, ठीक है, के प्राइम पीएच पर डिपेंड कर रहा है तो वो मेटल टू मेटल वेरी करेगा। अब ये जो मेटल है एरिया वो चेंज होगा मेटल टू मेटल। एग्जैक्टली सर हम तो ये थ्योरेटिकल देख रहे हैं ना, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उस वक्त हमें कैसे पता चलेगा इसके पीएच में और के प्राइम में फर्क? हाँ, आप सबसे पहले जो है ना इसके लिए दो तरह की चीज़ें हैं। आपको जो प्रैक्टिकल कराया जाएगा और उसका प्रैक्टिकल है कैल्शियम मैग्नीशियम आयन हार्डनेस ऑफ वाटर डिटेक्ट करवाते हैं, ठीक है। उसके लिए हम जो मैथडोलॉजी यूज़ करते हैं, मास्किंग डीमास्किंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, वो हम उसमें बाद में जाएंगे कि वो क्या है। तो उसमें हम ये करते हैं कि ऑलरेडी सेट प्रोटोकॉल है, राइट। आपको पता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो 8 to 10 पर करता है, तो आप उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख रहे थे कि जो चीज़ हमने पढ़ी है कि वो वाकई हो रही है वहाँ पे ही नहीं हो रही है। बट व्हेन यू गो इनटू द रिसर्च, जब ये किसी कोई नई चीज़ है, अननोन चीज़ है जिसका कभी डेवलप ही नहीं हुआ, तो देन क्राइटेरिया वुड बी डिफरेंट। तब आपको एक्सटेंसिवली चेक करना पड़ेगा हर पीएच पर कि कहाँ कॉम्प्लेक्सेशन हो रही है और कहाँ कॉम्प्लेक्सेशन नहीं हो रही। ऑब्वियसली आप अपना प्रायर नॉलेज यूज़ करेंगे जो आपने और पढ़ा हुआ है या आप पढ़ेंगे, ठीक है। वो नॉलेज यूज़ करके आप एस्टिमेशन कर सकते हैं कि इस पे ये बनाएगा, फिर आप उसे प्रैक्टिकली चेक भी करेंगे। एंड दैट थिंग इज़ अबाउट अननोन। व्हेन यू आर डूइंग प्रैक्टिकल तो वो ऑलरेडी डिज़ाइंड होता है और उसमें ऑलरेडी चीज़ एस्टिमेटेड चीज़ों को, डेवलप्ड चीज़ों को हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ हैपनिंग। अब ये जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं यही आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, सही है। व्हेन यू हैव एन ऑप्शन, जब आपके पास मौका मिलेगा आपको तब, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि कॉम्प्लेक्स बन गया कॉम्प्लेक्स। अब हाउ कैन वी फाइंड आउट एंड पॉइंट कैसे मिलेगा हमें? इंडिकेटर।
ठीक है, इंडिकेटर के थ्रू। और इंडिकेटर क्या रोल प्ले करेगा इस सारे केस में, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। ठीक है, आपने जो एसिड बेस इंडिकेटर की थ्योरी पढ़ी है उसमें आपने ऑक्सफोर्ड थ्योरी पढ़ी है और एक और भी थ्योरी थी, उसका नाम नहीं लेता, अब आप पे छोड़ते हैं कि आपको नाम आता है नहीं। अच्छा, उसमें हम ये करते थे कि हम ये कह ये रहे होते थे कि कोई भी इंडिकेटर है, से फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है, ठीक है, मैं आगे डैश लगा रहा हूँ कि आप समझ जाएं, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर में हमने कहा था कि ये एसिडिक पीएच पर डिफरेंट कलर देता है और बेसिक पीएच पर डिफरेंट कलर देता है, राइट, और न्यूट्रल पर डिफरेंट देता है, राइट, यू कैन से दैट। मतलब न्यूट्रल से जैसे वो बेसिक में जाना शुरू करता है, स्लाइटली पिंक आपको नज़र आना शुरू होता है, उससे पहले क्या होता है, इट्स कलरलेस, और इधर क्या होता है, पिंक। सो लाइट पिंक पर आप कहते हैं कि एंड पॉइंट आ गया, राइट। सो ये जो कलर चेंज कर रहा है, ये पीएच की बेस पर कलर चेंज कर रहा है कि उसको जब आप कोई प्रोटॉन देते हैं या प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं तो अपनी स्ट्रक्चर में वो कोई चेंज लाता है जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है, राइट। बट यहाँ जो इंडिकेटर्स यूज़ होंगे उसकी केमिस्ट्री उनसे डिफरेंट होगी, उस इंडिकेटर से डिफरेंट। ऑब्वियसली पीएच डिपेंडेंट होगा क्योंकि वो पीएच इज़ अ मेन फैक्टर राइट नाउ, ठीक है, पीएच डिपेंडेंट तो वो है ही है। बट जो मेन चीज़ है वो यहाँ है क्या, वो ये है कि ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, इनके लिए जो सबसे पहली चीज़ है, जो सबसे अहम है, हम एक ऐसा सूटेबल इंडिकेटर यूज़ करते हैं दैट कैन फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद मेटल आयन। जिस मेटल आयन को आप डिटेक्ट करने जा रहे हैं उस मेटल आयन के साथ वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, राइट। और जो वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो एट सर्टेन पीएच होगा, राइट। होगा क्या कि जैसे ही EDTA एंटर होगा, राइट, लिगेंड एंटर होगा, दैट इज EDTA, जैसे EDTA एंटर होगा तो क्या होगा कि वो ये जो कॉम्प्लेक्स है किसका भला, इंडिकेटर का, मेटल आयन के साथ, ये कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी लो होगी, इट शुड हैव अ लो स्टेबिलिटी, और इसकी स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए EDTA मेटल कॉम्प्लेक्स से, तब आप उसको इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, समझ आइए। दूसरी चीज़ जो अहम होगी वो ये होगी कि व्हेन EDTA एंटर इनटू द सॉल्यूशन वो पीएच को चेंज करेगा, समझ आई। जब पीएच चेंज हो तो वो एक सर्टेन पीएच पर इंडिकेटर का जो मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स है वो वीक होना चाहिए, वीक हो, और जैसे EDTA एंटर हो, EDTA का कॉम्प्लेक्स उस पीएच पर मेटल के साथ स्ट्रांग हो तो क्या होगा, वो उसको तोड़ेगा, मेटल इंडिकेटर, बॉन्ड टूटेगा, और किसके साथ बॉन्ड बनेगा, मेटल EDTA, राइट। अब ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यानी इंडिकेटर मेटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है और वो कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो रहा है, तो इस स्टेज पर कलर में चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर कॉम्प्लेक्सेशन जो इंडिकेटर है, राइट, उसका कलर डिफरेंट होना चाहिए, से उसका कलर होना चाहिए इंडिगो, से इंडिगो, बट व्हेन इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स तो उसका कलर में भी हो जाए ब्लू, राइट, कॉम्प्लेक्स जो बने उसका कलर क्या हो, ब्लू। अब क्या होगा, जब EDTA कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो वो ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक होगा तो आपको पहले कलर ब्लू नज़र आ रहा होगा विद दी हेल्प ऑफ इंडिकेटर, बट जैसे ही EDTA आएगा और वो कॉम्प्लेक्स ब्रेक करके अपना कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ये दोबारा इंडिगो नज़र आना शुरू हो जाएगा, राइट, एंड दिस चेंज इन कलर इंडिकेट्स दी pH change, oh sorry, end point of the reaction। समझ आ गई बात इतनी, ओके। सो आफ्टर दैट अब इसका पीएच का इफेक्ट हम देखते हैं, और इस पीएच इफेक्ट में सबसे अहम चीज़ जो इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं इन दिस टाइट्रेशन, ठीक है, जो हम अभी EDTA टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं, इस इंडिकेटर को हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं हम एरोक्रोम ब्लैक टी। स्पेलिंग क्या है, मेरे स्पेलिंग बहुत ख़राब है भाई, क्रोम एरो क्रोम ब्लैक टी,
आसमान ख़राब है बच्चों। सो एरोक्रोम ब्लैक टी, राइट, ये हम यूज़ करते हैं एज ए इंडिकेटर। कीप इन माइंड दिस इज़ अ डाई, ये कलर है, ठीक है। ये ब्लैक कलर की डाई है जो कमर्शियली यूज़ होती है ये कपड़ों को रंग देने के लिए, सही। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो मैं यहाँ बना लेते हैं हम। N double bond N, right, and NO2, and here we have basically गड़बड़ हो गई, that I was expecting. स्ट्रक्चर में क्या इन्फॉर्मेशन देंगे? मैं बताता हूँ आपको, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मैं बताता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगा। इट्स अ वैलिड क्वेश्चन। This is basically a sort of structure of this EDTA complex, ठीक है, सॉरी एरोक्रोम ब्लैक टी की स्ट्रक्चर है। अब ये याद रखें कि इसमें ना 2 OH ग्रुप हैं जो फिनोल पोजीशन पर लगे हुए हैं, ये फिनोलिक हैं। अब मोर रिफाइंड स्ट्रक्चर आप इंटरनेट से आपको मिल जाएगी। सो आप ये देखें कि ये 2 OH मौजूद हैं और ये जो इसका पार्ट है दिस इज़ अ सॉल्टिश यानी सॉल्ट पार्ट है जिसके ऊपर सोडियम सल्फेट लगा हुआ है। अब बिकॉज ऑफ दैट, और इधर नाइट्रो ग्रुप है। सो एक बात ये याद रखें, इसका ब्लैक कलर इसलिए है कि इट हैज़ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। आई होप आप लोगों ने कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, दैट्स व्हाई इट अब्जॉर्ब्स लाइट, और सारे का सारी लाइट अब्जॉर्ब कर लेता है ये ब्लैक कलर में। अब होता ये है कि जब आप इसको ऐड करते हैं पानी में या किसी भी सर्टेन pH पर, तो ये क्या करता है कि ये 2H अपने लूज़ कर देता है। जब ये 2H लूज़ करता है, H लूज़ हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, H लूज़ हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। सो और ये सोडियम भी पानी में चला जाएगा, ठीक है। सो बिफोर लूजिंग दैट एंड आफ्टर लूजिंग दैट इसका जो कलर होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। सो दिस इज एन एरोक्रोम ब्लैक टी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं H2IN नेगेटिव की, IN रिप्रेजेंट्स दिस होल पार्ट एंड H2 इन 2H को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी सारा पार्ट आपका IN नेगेटिव है। नेगेटिव मैंने इसलिए लगाया है कि ये सोडियम यहाँ से हमने रिमूव करवा दिया, क्योंकि पानी में जब जाएगा तो आयनाइजेशन हो जाएगी, सोडियम अलग हो जाएगा, ये पूरा पार्ट अलग हो जाएगा। सो ये जो बेसिकली है, इट शोज अ रेड कलर इफ pH इज 5.3 से 7.3 तक। इस pH पर इट शोज अ रेड कलर, राइट। समझ आ गई बात। अगर हम इसमें से एक H हटा दें, एक और H रिमूव हो जाए तो -2 आ जाएगा, एंड एट दैट केस इट गिव्स यू अ ब्लू कलर, और pH कितनी होगी 10.5 से 12.5 तक, ठीक है। एंड अगर एक और H लूज हो जाए, आखिरी H भी, तो तब क्या होगा, इसका येलो कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, येलो ऑरेंज, यानी येलो ऑरेंज कलर शो करता है, सही है। इट शोज अ येलो ऑरेंज कलर। अब डेफिनेटली ये उस वक्त होगा जब pH आपकी इससे भी ज़्यादा होगी, यानी वेरी हाई pH पे ये अपने सारे दोनों प्रोटॉन लूज करेगा, सही है। सो दीज आर द थिंग्स जो डिफरेंट pH पर ये डिफरेंट कलर शो कर रहा है, सही है। ये अपनी किस साइड के साथ बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ? उस पर भी आते हैं, ठीक है, वन बाय वन। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो इफ यू हैव अ मैग्नीशियम इन द वाटर, अगर आपके पास पानी में मैग्नीशियम है और यू वांट टू डिटेक्ट इट बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ EDTA कॉम्प्लेक्सेशन, तो मैग्नीशियम के साथ आप जैसे ही इंडिकेटर ऐड करेंगे, दिस इज H2IN, राइट,
दिस इज नेगेटिव, राइट। सो ये क्या करेगा, इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू कि ये जो मैग्नीशियम IN कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये क्या कर देगा, H आइंस अपने क्या करना शुरू कर देगा, लूज करना शुरू कर देगा, और उसे सारे H लूज करेगा। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यू आर गोइंग टू गेट दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स -1, राइट। अब इसका कॉम्प्लेक्स का कलर बेसिकली क्या है, इट्स रेड। इससे पहले क्या था, ब्लू। पहले क्या है, ब्लू, और जब ये कॉम्प्लेक्स बना है तो क्या है, रेड, राइट। सो और यू हैव अ बेसिक pH। ब्लू कलर कहाँ आ रहा है इसका, वो बेसिक pH पे आ रहा है, यानी 10 से 12 के दरमियान। अब आप क्या करते हैं कि जैसे EDTA के साथ ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स वीक है एंड इट विल स्टार्ट गोइंग बैकवर्ड। जैसे एंड पॉइंट आएगा ये ब्लू कलर हो जाएगा। जैसे EDTA की कंसंट्रेशन इसको रिप्लेस करेगी, कंप्लीटली रिप्लेस करेगी, तो क्या होगा कि ये वाला जो है ये ब्रेक होगा, यानी ये MgIN नेगेटिव ब्रेक होगा EDTA की प्रेजेंस में, and you're going to get MgEDTA complex। और क्या फ्री हो गया, क्योंकि EDTA अपने H लूज कर रहा है, तो इसको H वापस मिल जाएंगे, ठीक है। एंड यू आर गोइंग टू गेट अ ब्लू कलर। पहले क्या था, अब क्या हो गया, दिस इज एन इंडिकेटर, ठीक है। सो आपके पास ये पूरी जो है ना कॉम्प्लेक्स से आपने क्या निकाल लिया, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन या कैल्शियम की कंसंट्रेशन निकाल। समझ आई या नहीं समझ आई, है? क्या कंफ्यूजन है?